आज हम हिंदी विषय में प्रयोजनमूलक हिंदी इस पाठ से तीसरा और चौथे पाठ का स्वाध्यायकृति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने 5 प्रश्नों का अध्ययन किया। आज हम छठे प्रश्न से शुरुआत करेंगे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए क्या कार्य किया है? सन 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के तत्वावधान में राष्ट्रभाषा प्रचार निर्मित समिति वर्धा की स्थापना हुई, जिसके द्वारा अखिल भारत में और हिंदी भाषी प्रदेशों में राष्ट्रभाषा के प्रचार और संगठन का कार्य चल रहा था। महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। समिति के प्रधान सदस्यों में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, जमनलाल बजाज, आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेलकर तथा बाबा राघवदास आदि प्रमुख थे। एक हृदय को भारत जननी इस संस्था का मूल मंत्र है। भारत के समस्त प्रदेशों के अतिरिक्त श्रीलंका, वर्मा, अफ्रीका, जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, अदन, सूडान तथा इंग्लैंड में भी समिति के केंद्र हैं। राष्ट्रभाषा समिति प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं में प्रति वर्ष हजारों विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इसके देश विदेश में 2500 से भी अधिक परीक्षा केंद्र हैं। गुजरात, मुंबई, विदर्भ, नागपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, बंगाल, मणिपुर, मराठवाड़ा आदि स्थानों में संस्था की प्रांतीय समितियां हैं। राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रभारती इनकी दो प्रधान मासिकाएं पत्रिकाएं हैं। विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों का प्रकाशन स्वयं सीमित की करती है, जिसके लिए उसका अपना प्रेस भी नहीं है। इसकी पुस्तकालय में लगभग 10,000 से अधिक ग्रंथ हैं। साथ ही भाषा के विविध रूप को बताइए। भाषा के विविध रूप आगे दिए हैं। क, बोली। भाषा जिस किसी भी सीमित क्षेत्र के में केवल घरेलू रूप में प्रचलित रहती है, वह बोली कहलाती है। इसमें कोई विशिष्ट साहित्य नहीं होता। वह बोलने वालों की केवल साधारण बातचीत तक ही सीमित रहती है। प्राचीन भारत में बोली के लिए विभाषा शब्द का प्रयोग होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप में कहती है ध्वनि, रूप, वाक्य, गठन, शब्द, अर्थ, समूह तथा मुहावरे आदि के दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों में भिन्नता होती है, किंतु इतनी भिन्न नहीं है कि अन्य रूपों में बोलने वाले उसे समझ न सके। साथ ही उसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलने वाले की उच्चारण स्पष्टता होती है। ख है प्रादेशिक भाषा। विविध प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। भाषा का यह एक ऐसा रूप है जो भौगोलिक परिस्थिति पर आधारित होता है। एक छोटे से क्षेत्र में इसका प्रयोग भी होता है। यह बहुत सी बोलियां का समावेश होता है। अंततः कहा जाता है कि किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी एक व्यक्ति बोलियों की सामूहिक रूप में जिसमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है। इस तरह से वह भाषा होती है। यह भाषा उन सभी बोलियों से परिनिष्ठ समझी जाती है। इसका नामकरण भी प्राय उस प्रदेश विशेष नाम पर ही होता है, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजराती, कर्नाटक, कन्नड़ आदि। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो प्रायोगिक की दृष्टि से एक देश की अधिकांश भाग में पाई जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। सामान्यतः संबंधित देश की आदर्श भाषा अथवा परिनिष्ठित भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा बनती है। जैसे खड़ी बोली हिंदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि परिनिष्ठित या आदर्श भाषा है। किंतु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर भी महत्वपूर्ण बन जाती है, तब पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उनका प्रयोग सार्वजनिक कामों के लिए होने लगता है, जो वह राष्ट्रभाषा का पद पा सकती है। हिंदी को धीरे धीरे भारतवर्ष में लगभग यही स्थान प्राप्त हुआ है। वह देश जो विभिन्न भाषा लोगों के संपर्क में आकर उसकी भाषा बन जाती है। ग है राजभाषा।
किसी देश या किसी प्रदेश के राजकाज या शासन में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा का राज्यभाषा है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र अपना कार्य हिंदी में करे, शासन की या साथ ही विविध भिन्न प्रदेश शासन संबंधी अपना आपस पत्र व्यवहार का कार्य हिंदी में करे या केंद्र के साथ पत्र व्यवहार हिंदी के माध्यम से करे। संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग विभिन्न जाति वर्ग व्यवसाय तथा बोधगम्यता की दृष्टि से एक ही होता है, वह संपर्क भाषा कहलाती है। विभिन्न भाषा बोलने वालों को परस्पर बातचीत करने में, विचार का आदान प्रदान करने में कठिनाई होती है। यह कठिनाई तब दूर हो सकती है जब वे एक ऐसी भाषा जानते हो जो दोनों को आती है। आज भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी संपर्क भाषा की भूमिका में निभा रही है। आगे है संचार भाषा। संचार माध्यमों के काम के लिए लाई जाने वाली जो भाषा होती है उसे संचार भाषा कहते हैं। आज रेडियो, दूरदर्शन, पत्रकारिता, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल आदि कोई संचार माध्यम उपलब्ध होते हैं। इन संचार माध्यमों का उद्देश्य भी वही है जो भाषा का उद्देश्य है, अर्थात विचारों का आदान प्रदान है। अंततः इन संचारों या माध्यमों में प्रयुक्त की जाने वाली जो भाषा होती है उसे संचार भाषा कहते हैं। वैसे संचार माध्यम के बदलने से इसी भाषा में भी परिवर्तन हो जाता है। भारत की दृष्टि से विचार करें तो हिंदी और अंग्रेजी संचार भाषा है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के स्वरूप का विवेचन करते हुए राष्ट्रभाषा के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। इस तरह से राजभाषा और राष्ट्रभाषा का जो स्वरूप है वो अलग अलग होता है, दोनों में फर्क है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में उनके विकास में उनकी प्रक्रिया जो है वो स्पष्ट करना है। आदर्श भाषा तो ऐसे उस क्षेत्र में रहती है जिसकी वह बोली होती है, जैसे खड़ी बोली हिंदी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि के परिनिष्ठित या आदर्श भाषा है। किंतु जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर भी महत्वपूर्ण बन जाती है तो पूरे राष्ट्र में एक देश के अन्य भाषा के क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उनका प्रयोग सार्वजनिक कामों के लिए हो जाता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। हिंदी को धीरे धीरे भारतवर्ष में लगभग यह स्थान मिल जाता है। वह अपने परिवार के हिंदी अहिंदी प्रदेशों में, अहिंदी मतलब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, अन्य भाषा परिवारों के प्रांतों में वह धीरे धीरे व्यवहार में आ जाती है। पूरे यूरोप में कुछ दिन तक फ्रेंच को यह स्थान प्राप्त हुआ था। व्यापार आदि के क्षेत्र में भी अंग्रेजी आज विश्व भाषा के लिए विश्व की अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इस तरह से किसी देश में किसी प्रदेश की राजकाज की जो शासन की जो भाषा होती है उसको राजभाषा कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा का या राज्यभाषा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने कार्य में हिंदी में करे, साथ ही विभिन्न प्रदेश शासन संबंधी अपना पत्र व्यवहार का कार्य भी हिंदी में ही करना चाहिए, क्योंकि हिंदी अपनी राज्यभाषा है। प्राय लोग जो है वो राष्ट्रभाषा या को एक ही समझते हैं, किंतु वस्तु में दोनों में भी अंतर है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा का प्रयोग राजकाज के प्रशासकीय कार्यों के लिए होता है और राष्ट्रभाषा का उपयोग बाहर की भी होता है। उदाहरणार्थ भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन यह उद्देश्य तब पूर्ण होता जब देश अपना कार्य हिंदी में करे। यही नहीं, भारत अन्य देशों के साथ भी हिंदी में पत्र व्यवहार करे। हिंदी राष्ट्रभाषा तब कही जा सकती है जब जनता के सभी स्तर पर वह संपर्क भाषा बन जाती है, अर्थात राजभाषा तो वह होगी। साथ ही एक प्रदेश का निवासी जब दूसरे प्रदेश में निवास के लिए जाता है तो अंग्रेजी आदि का प्रयोग न करते हुए उसका प्रयोग करता है। तमिल भाषी बंगाली से मिलने पर, पंजाबी भाषी मलयालम भाषी से मिलने पर ही, मराठी भाषी असमी भाषी से मिलने पर भी हिंदी भाषा में बात करते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं कि सब अन्य भाषी एक दूसरे के साथ हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो वो जो बात हम हिंदी में करते हैं वो एक राष्ट्रभाषा का उपयोग हम करते हैं।
9वां प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास ने दक्षिण भारत में हिंदी के राष्ट्रभाषा प्रचार का किस प्रकार प्रयास किया। तो हिंदी सम्मेलन प्रयाग का अधिवेशन सन 1918 के मार्च में इंदौर में महात्मा गांधी के सभापतित्व में हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने और उसका प्रचार करने के लिए उन्होंने भारत में हिंदी का प्रचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अधिवेशन में हिंदी प्रचार कार्य शुरू करने का प्रयास मान्य किया गया। इस कार्य में के लिए गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास गांधी को 18 वर्ष की अवस्था में ही दक्षिण भारत में भेज दिया। देवदास ने सन 1918 में मद्रास के गोखले हॉल में हिंदी वर्ग खोला। डॉक्टर सीपी राजस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में श्रीमती एनी बेज़ंट द्वारा इसी हिंदी वर्ग का उद्घाटन हुआ। इस समय इनका नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रचार कार्य में रखा गया था। पटना के अधिवेशन में मद्रासियों के लिए पुस्तकें निकाली जाए यह निश्चित हुआ। वही हिंदी स्वयं बोधिया और हिंदी का हीर नामक पुस्तक लिखा गया। देवदास गांधी, स्वामी सत्यदेव, हरिहर शर्मा, ऋषिकेश शर्मा, पी.के. केशव नारायण आदि कार्यकर्ता उसमें थे और उसकी आगे जानकारी भी बहुत सारी दी है, ये आप पढ़ सकते हो। 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345, 346, 347 में राज्य की राज्यभाषा के संबंधित में क्या प्रावधान किया गया था, उसकी भी स्पष्टता और उत्तर उन्होंने वहाँ पे दिया है। आप एक बार वो अच्छे से देख सकते हैं। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात सीखे हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फर्क हमने सीखा है और उसमें बोली भाषा के विभिन्न रूप आज हमने देखे हैं। उसके भी प्रश्नों के उत्तर हमने आज इसमें ढूंढे हैं। तो अगले जो सेशन है उसमें हम टिप्पणियाँ लिखेंगे। टिप्पणी में हम संपर्क भाषा, प्रारूपण, शीर्षक और बहुत सारी जानकारी हम अगले सेशन में जान के लेंगे और उर्वरित जितना सारा भाग बचा है वो हम पूरा करेंगे। जितने सारा आज प्रश्न के उत्तर हमने पढ़े हैं आप घर में 1-2 बार वो पढ़िए, आपके हिंदी के कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।